देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डेथ हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ भी हो गया। अब बिजनेस बंद करना है, डिसोल्यूशन। अच्छा, तो डिसोल्यूशन का देखो, डिसोल्यूशन जो है हम लोग पहले भी पढ़े हैं। पहले पढ़े हैं मतलब एडमिशन। एडमिशन जब होता है तो क्या एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट का डिसोल्यूशन नहीं होता है? होता है। रिटायरमेंट में भी होता है, डेथ में भी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। अगर कोई नया एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ या डेथ हुआ तो उसमें भी डिसोल्यूशन होता है, बट डिसोल्यूशन ऑफ क्या होता है? पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन दो तरीके से हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, और एक क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या बोलेंगे फिर इसे, बिजनेस को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ये पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आज हम लोग पढ़ेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, इसमें लिख लो, इन केस रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट comes to an end, so even admission, retirement, death of partner is also dissolution of partnership, but business continues, ठीक है। तो वो मैंने जो बोला ना उसको मैंने अपने लैंग्वेज में लिखवा है। अगर कुछ मतलब तुम लोग को और भी अच्छे से कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। मैंने ऐसे नॉर्मली लिखवा दिया समझने के लिए। इन केस रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट, मतलब वही जैसे अगर नया पार्टनर आता है, ए बी है उसमें सी आ जाएगा तो रिकंस्टिट्यूशन होगा। ए बी सी है उसमें से मान लो बी चला गया तो अगेन रिकंस्टिट्यूशन होगा ओल्ड एग्रीमेंट का, ये रिटायरमेंट। और ए बी सी था, मान लो सी का हो गया है डेथ, ठीक है, सी का हो गया है डेथ, तो भी हम लोग का ए बी का नया एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं इनकेस रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट, ओल्ड एग्रीमेंट को हम लोग रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, सो इवन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर इज ऑल्सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा, बट बिजनेस कंटिन्यू होगा अगर पार्टनर चाहे तो, ठीक है। इसमें भी बिजनेस भी बंद हो सकता है, लेकिन इसमें कंटिन्यू रहने का तो चांसेस है ना। अगर बाकी पार्टनर मतलब जाना चाहते हैं आगे, बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ये क्या होता है इसमें लिखो, व्हेन द बिजनेस डिसॉल्व, मतलब बिजनेस ही बंद हो जाएगा, ठीक है, बिजनेस रहेगा ही नहीं। व्हेन द बिजनेस डिसॉल्व और डिसकंटिन्यू by mutual agreement, by mutual agreement, comma, by notice, comma, expiry of term, comma, purpose completed, insolvency,
declared by court death by notice expiry of term, एक्सपायरी ऑफ टर्म। देखो इसमें मैंने क्या लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कब कब होता है, तो देखो व्हेन द बिजनेस डिसॉल्व और डिसकंटिन्यूड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब सब पार्टनर लोगों ने डिसाइड किया कि आगे हम लोग बिजनेस ऑन नहीं करना चाहते, या फिर किसी एक पार्टनर ने नोटिस दिया कि बिजनेस बंद कर दो, नहीं करना है, मतलब नोटिस दे के भी कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। एक्सपायरी ऑफ टर्म मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये पार्टनरशिप कर रहे थे, मान लो 5 साल 10 साल, ठीक है, ऐसा, अब टाइम खत्म हो गया तो पार्टनरशिप भी इनका बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। या फिर जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप कर रहे थे, स्पेसिफिकली कोई पर्पस के लिए पार्टनरशिप कर रहे थे, वो कंप्लीट हो गया तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी अगर हो गया है किसी भी एक पार्टनर का, मतलब तब भी हो सकता है, ठीक है। और या फिर देखो डिक्लेयर बाय कोर्ट, अगर कोर्ट डिक्लेयर करे तो भी इंसॉल्वेंसी हो सकता है। कोर्ट डिक्लेयर करने से कब होगा हम बता देते हैं, ये मैंने एक बार रफली लिखवा दिया। और डेथ के बाद भी चाहे तो डिसोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। वैसे तो रिटायरमेंट के बाद भी हो सकता है, अगर कोई सोचेगा कि हम लोग आगे नहीं करना चाहते तो भी हो सकता है। मैंने जस्ट ये दोनों टर्म का डिफरेंस बताया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। अब देखो यहाँ पर तुम लोग अपने मतलब नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो यहाँ से तुम लोग को दिख जाएगा। देखो कब कब डिसोल्यूशन होता है, ये देखो यहाँ पर दिखेगा, हम मेन पॉइंट बता रहे हैं। देखो पार्टनरशिप इज डिसॉल्व द एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच इट वाज फॉर्म्ड, जिस वजह से इसको बनाया गया था, अगर वो काम ही पूरा हो गया तो फिर वो लोग इस बिजनेस को बंद कर सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ द वेंचर फॉर विच इट वाज एंटर्ड इनटू, मतलब वही बिजनेस ही कंप्लीट हो गया जॉइंट वेंचर की तरह, ठीक है, बिजनेस ही कंप्लीट हो गया तो वो लोग आगे और पार्टनरशिप नहीं करेंगे, पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। या फिर जितने दिन के लिए करना था, यहाँ पर क्या एक्सपायरी ऑफ टर्म, मान लो 5 साल का पार्टनरशिप था, 5 साल खत्म, पार्टनरशिप खत्म, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखो डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब क्या हो जाएगा, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो भी वो लोग चाहे तो बिजनेस बंद कर सकता है। और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का मतलब है अगर कोई पार्टनर का, हाँ बोलो, हाँ बैड डेप्ट मतलब इंसॉल्वेंसी मतलब जिसका और कुछ बचता नहीं है एसेट वगैरह, ठीक है। इंसॉल्वेंसी हो जाने से मतलब हाँ प्रॉब्लम ये है, बैड डेप्ट नहीं एक्चुअली, इंसॉल्वेंसी का मतलब सब लूट जाना, ठीक है, कुछ भी नहीं। हाँ बैंकरप्ट, हाँ हाँ बैंकरप्ट बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं देखो, हाँ हो सकता है, अब डिपेंड कर रहा है किस वजह से हो रहा है। जैसे इंसॉल्वेंट होने से ना बैंक वगैरह और आगे कुछ हेल्प नहीं करेगा, मतलब बैंक में जाके बैंक वाला डिक्लेयर कर देगा कि इस इंसान के साथ और कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करे, क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया है ना। तो अगर कोई बदमाश होगा, मान लो कर ले रहा है, किसी को नहीं पता, पैसा वैसा उधार ले लिया, तो फिर तो डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए फर्म स्टैंड डिसॉल्व इन द फॉलोइंग केसेस, फिर से बोला है। देखो पार्टनर एग्रीड दैट फर्म शुड बी डिसॉल्व, अगर पार्टनर लोग खुद चाह रहे हैं कि फर्म बंद कर देंगे आगे और बिजनेस नहीं करना चाह रहे, तो हो सकता है सारे पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है। सारे पार्टनर, मान लो 3 पार्टनर था ए बी सी, बी सी इंसॉल्वेंट हो गया, ए नहीं, ए सॉल्वेंट है, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। इसके अलावा देखो इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल ए पार्टनर गिव्स नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड, मतलब बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप एट विल है, एट विल का मतलब होता है ऐसा पार्टनरशिप है जहां पर पार्टनरशिप बंद कैसे होगा उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया था, तब नोटिस देके कोई एक पार्टनर चाहे तो नोटिस जारी कर सकता है कि हम लोग और बिजनेस आगे नहीं करेंगे, बंद करना चाहते हैं। और अगर कोर्ट ऑर्डर दे दिया तो भी हो जाएगा। मैंने ये सारे पॉइंट छोटे छोटे लिखवा दिए। अब कोर्ट ऑर्डर देता है कब, देखो अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है, पागल हो गया है, बोला ठीक है बंद कर दो और नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई परमानेंट इनकेपेबल हो गया है, ठीक है, इनकैपेसिटी। अच्छा, और क्या हो गया, मान लो कोई गलत काम कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, ठीक है, कुछ अगर गलत काम कर रहा है, मतलब बिजनेस के नाम पे कुछ गलत काम कर रहा है, या फिर इलीगल बिजनेस कर रहा है, उसका भी पॉइंट होगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर नहीं है, चलो इलीगल बिजनेस मान लो, ठीक है, मतलब जो लीगल नहीं है, तो फिर कोर्ट बोलेगा ऐसा काम आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या बोला है, वेयर ए पार्टनर
persistently disregards the partnership agreement, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ था वो फॉलो नहीं कर रहा है पार्टनर, तो फिर कोर्ट बोल सकता है कि आप लोग जब जो लिखे हो वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका ये बिजनेस लॉफुल नहीं हुआ, ठीक है। आप जो लिखे हो वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर कंटिन्यूअसली, परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली अगर कोई अपना एग्रीमेंट को ही डिसरिगार्ड कर रहा है तो फिर कोर्ट बोल सकता है कि पार्टनरशिप को बंद कर दो। वेयर ए पार्टनर ट्रांसफर इज इंटरेस्ट ऑफ शेयर टू ए थर्ड पार्टी, अगर कोई पार्टनर अपना शेयर जो है किसी और को ट्रांसफर कर दे रहा है तो भी पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। बंद करने के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, और कब दे सकता है, अगर बिजनेस लॉस ही लॉस कर रहा है, ठीक है। एक ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस है वो लॉस मेकिंग है तो कोर्ट बोलेगा कि बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इतना लॉस कर रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिट का तो कोई दिख नहीं रहा है चांसेस। अब क्या होगा कि क्रेडिटर वगैरह है ना, क्रेडिटर वगैरह को क्या हो जाएगा, उसका मतलब जो भी उसने उधार दिया है वो तो उसे मिलेगा नहीं, और इन फ्यूचर में भी वो उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, वेयर ए बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस, ठीक है। तो अगर लॉस मेकिंग है तो फिर बिजनेस बंद कर दो भाई, बिजनेस करने का कोई जरूरत नहीं है। और क्या बोला है, वेयर इट अपीयर्स टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब अगर मोरली जज को लगता है कि ये काम इनको नहीं करना चाहिए, ठीक है, मोरली अगर लगता है। जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब है मोरली अगर लगता है कि ऐसा काम, ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए तो जज डिक्लेयर कर सकता है कि पार्टनरशिप को बंद कर दो, ठीक है। ये जस्ट तुम लोग को नॉलेज के लिए, यहाँ पर तुम लोग खुद से पढ़ के देख सकते हो, बाकी तुम लोग का लॉ में भी पार्टनरशिप एक्ट जब होगा तो वहां पर तुम लोग का ये सब रह सकता है। गुड इवनिंग सुन। अच्छा, हम लोग डिसोल्यूशन कैसे होता है वो वाला पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अब देखो सेटलमेंट क्या होगा, अब बिजनेस कब कब बंद हो सकता है वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब बिजनेस बंद होने पे हमें सेटलमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेटलमेंट कैसे होगा वो बता रहे हैं। गुड इवनिंग सुनो। गुड इवनिंग मैम। तो देखो एक चीज समझ में आया, कब डिसोल्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप फर्म का, तो बहुत सारा रीजन हो सकता है। कोर्ट की तरफ से डिक्लेरेशन हो सकता है, पार्टनर लोग खुद सोच सकते हैं। पार्टनर कब सोचते हैं उसका अलग अलग रीजन होता है, कोर्ट कब बोलता है उसका अलग अलग रीजन होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर बिजनेस बंद करना है तो सेटलमेंट करना पड़ेगा। सेटलमेंट का मतलब अगर कोई अपना बिजनेस बंद करके जा रहा है तो मार्केट में अगर उसका कुछ पेएबल अमाउंट होगा, कुछ ऑब्लिगेशंस होगा, क्या उसे वो देना पड़ेगा? हाँ, नहीं तो कोई बोलेगा कि आप ऐसे बिजनेस बंद करके थोड़ी जा सकते हो, मुझे अगर कुछ देना है तो दे दो, ठीक है। और अगर उसे कुछ मिलने वाला है वो भी वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं, सेटलमेंट। जैसे तुम लोग देख रहे थे ना, एडमिशन में भी तो सेटलमेंट होता था, और रिटायरमेंट में भी होता था, डेथ में भी होता था, तो वैसे बिजनेस बंद होने से भी सेटलमेंट होगा, ठीक है। तो सेटलमेंट कैसे होगा वो कहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें सेक्शन 48 में बताया गया है कि सेटलमेंट कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। 2-3 पॉइंट लिखवा देते तुम लोग को याद रह जाएगा। हेडिंग करो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन, ब्रैकेट में तुम लोग लिख सकते हो, अगर लॉ में भी रहा तो काम आ जाएगा। सेक्शन 48 में बताया है कि कैसे करके ये अकाउंट सेटल कर सकते हैं। अगर बिजनेस बंद करना है तो कर लो, कैसे करके सेटल डाउन करोगे उसका रूल्स बता दिया है, तो हम लोग को उसी रूल्स के अकॉर्डिंग जो है बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब सेटल डाउन जब करने जाएंगे तो बिजनेस में 2 सिचुएशन हो सकता है, या तो सेटल डाउन करने के बाद लॉस हो गया, या तो सेटल डाउन करने के बाद क्या आ जाएगा, एसेट्स, ठीक है। एसेट्स का मतलब सरप्लस, और लॉसेस का मतलब डेफिसिट। अच्छा, दोनों का मतलब समझ लो। सरप्लस और डेफिसिट का मतलब, मान लो कोई पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो रहा है, वो क्या करेगा ना, बंद जब होगा तो उसका जो पेबल अमाउंट है वो काउंट करेगा कि मुझे कितना पे करना है। मान लो क्रेडिटर को पे करना है, बैंक में लोन लिया था, बीओडी है, या कुछ बिल्स पेबल है, या फिर किसी और से लोन लिया था, ये सारी चीजों को पे करना है, तो कैसे पे कर सकता है, बिजनेस का
प्रॉफिट से पे कर सकता है या फिर एसेट बेच सकता है, ठीक है। एसेट तो वो बेच देगा, जब बिजनेस रखना ही नहीं है तो एसेट रख के क्या करेगा, ठीक है। एसेट बेच भी सकता है और अगर कोई पार्टनर चाहे तो वो एसेट टेक ओवर भी कर सकता है। बदले में पार्टनर को जो पेबल अमाउंट होगा उसमें हम लोग डिडक्शन कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई पार्टनर को मिलेगा 1 लाख, ठीक है, बिजनेस बंद होने के बाद दिख रहा है, लेकिन उसने पहले से 10,000 का स्टॉक ले लिया था, तो उसे कितना देंगे, 90,000 देंगे। तो वही चीज यहाँ पर एसेट, अब देखो पूरे सेटलमेंट के बाद प्रॉफिट भी हो सकता है, पूरे सेटलमेंट करने के बाद लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट होने का मतलब अमाउंट बच गया, बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा, पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन सारे चीजों को मतलब एसेट सेल कर दिया, पेमेंट कर दिया, लेकिन फिर भी पेमेंट खत्म नहीं हुआ, लॉस हो गया, डेफिसिट हो गया, तो हमें क्या करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये वाला आसान होता है, ये लिखवाते हैं। अगर हम लोगों का सरप्लस हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखो, पहले एसेट बेच दिए, एसेट बेचने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर फर्स्ट पेड। मतलब हम ना सीक्वेंस बता रहे हैं कि कैसे करके हम लोग पेमेंट करेंगे। जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उनको सबसे पहले पे करना पड़ेगा एसेट बेचने के बाद जो पैसा आएगा। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब क्या क्या हो सकता है, बैंक का लोन, क्रेडिटर, कोई बिल्स पेबल, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई और लोन, ठीक है। ये सब क्या हो गया, आउटसाइडर, एक्सटर्नल। अच्छा, तो इंटरनल पेमेंट क्या हो सकता है, हम लोग पार्टनर से भी तो लोन ले सकते हैं, ठीक है। पार्टनर से लिया गया लोन क्या होता है, इंटरनल, और बैंक से लिया गया लोन क्या होगा, एक्सटर्नल। तो यहां पर लिखो पार्टनर्स लोन विल बी पेड, ठीक है। एसेट बेच के पैसा आ गया तो पार्टनर का लोन हम लोगों ने पे कर दिया। अच्छा, तो फर्स्ट एक्सटर्नल वालों को पे करो, बाहर वाले को। नॉर्मल बात तो यही है ना, पहले तो बाहर के लोगों को पेमेंट करेंगे, फिर कुछ बचा तो सबसे पहले पार्टनर का क्या पे किया जाएगा, लोन, ठीक है। उसके बाद क्या पे किया जाएगा, पार्टनर का कैपिटल, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो नेक्स्ट क्या पे किया जाएगा, सरप्लस अगर कुछ बच जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये 3 पॉइंट अगर तुम लोग देखोगे, ये 3 पॉइंट हम लोग का कैसा पेमेंट है, ये है पार्टनर लोगों का पेमेंट, ठीक है, मतलब खुद का ही पेमेंट। और ये जो है ये आउटसाइडर है। आउटसाइडर में काफी सारा चीज हो सकता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, तो पहले बाहर के लोगों को पेमेंट कर दो, फिर अगर बचेगा तो खुद बांट सकते हैं, लेकिन इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम है। पहले लोन पे करो, लोन पे करने के बाद पैसा बचता है तो कैपिटल पे करो, उसके बाद भी बच जाता है तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। लेकिन अगर डेफिसिट हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो डेफिसिट होने पे देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मतलब हम लोग जब लाइबिलिटी पे करने जा रहे हैं, डेफिसिट दिख रहा है, तो डेफिसिट क्या क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब एसेट बेच के हम लोगों ने आउटसाइडर को पेमेंट किया, लेकिन हम लोगों का पेमेंट पूरा नहीं हुआ। मान लो आउटसाइडर को देना है 1 लाख, लेकिन एसेट बेच के हमारे पास 80,000 ही आया, तो हमारा डेफिसिट हो रहा है 20,000 का। तो वो 20,000 कहां से पे करेंगे, फिर हम लोग प्रॉफिट चेक करेंगे, क्या हमारे पास कुछ प्रॉफिट है बिजनेस में, तो वहां से पे करेंगे। अगर प्रॉफिट भी शॉर्ट पड़ रहा है तब कहां से देना पड़ेगा, हाँ हाँ, पहले कैपिटल फिर उसके बाद पर्सनल एसेट, ठीक है। देन आउट ऑफ कैपिटल, पार्टनर लोगों का कैपिटल से देना पड़ेगा। यही तो नेगेटिव पॉइंट है हम लोग का पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, इसीलिए तो एलएलपी आया था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्योंकि हाँ, अब ये तो घर द्वार बिकेगा इनका, देखो ना, अभी कैपिटल दे दिया, अब अगर पूरा नहीं हो रहा है तो क्या देना पड़ेगा, हाँ ये लास्ट, ये तो लास्ट, हाँ ये लास्ट ही तो, देखो ना, पहले प्रॉफिट, पहले तो एसेट बेचना है, एसेट बेचने के बाद कम पड़ता है तभी तो डेफिसिट है। अगर डेफिसिट है तो प्रॉफिट से, प्रॉफिट चूज करो देने के लिए, अगर बिजनेस में प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो। अगर प्रॉफिट भी कम पड़ गया फिर क्या देना पड़ेगा, कैपिटल। और अगर कैपिटल से भी नहीं हो पाया तब क्या होगा, देन पार्टनर्स टू ब्रिंग द फर्दर लॉसेस इन देयर पीएसआर। तो जितना कम पड़ रहा है उतना घर से लेके आना पड़ेगा, लेकिन कौन से रेशियो में लाना पड़ेगा वो बता दिया है, लाना तो है अपने अपने पीएसआर में लेके आओ, ठीक है।
डेफिसिट होने पे प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट से भी नहीं बन पाता है, कैपिटल से पे करो, कैपिटल से भी नहीं हो पाता है, तो पीएसआर के अकॉर्डिंग जितना शॉर्ट हो रहा है उतना अपने पर्सनल एसेट से लेके आओ, ठीक है। और इसी को ओवरकम करने के लिए तुम लोग जो पढ़ते हो पार्टनरशिप एक्ट 2008 का, पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, वो लाया। उसमें क्या होता है, ये घर से लाने वाला बात नहीं होगा, सिर्फ जितना लाइबिलिटी है टूवर्ड्स कैपिटल वहां तक ही होता है, इसके आगे नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो सेटलमेंट होगा, ये प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब सेटलमेंट में हमारा दो सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। अब हम एक बैलेंस शीट बना के दिखाएंगे कैसे करके हम लोग, देखो अब सेटलमेंट होने का मतलब क्या है ना, हम लोगों को बैलेंस शीट को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या देगा पता है, क्वेश्चन में हमें नॉर्मली एक बैलेंस शीट दे देगा, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, और कुछ डेटा दे देगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट को हमें क्लोज करना है, क्लोज यानी कि बैलेंस शीट को बंद कर देना है। तो बैलेंस शीट का डेबिट आइटम क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट आइटम डेबिट हो जाएगा, लेकिन वो सारे आइटम को ले जाके डाले कहाँ, जैसे अगर मुझे ये रूम खाली करना है सपोज, तो मुझे ये सारी चीजों को निकाल के तो कहीं रखना पड़ेगा ना, ये टेबल को कुछ देर के लिए अगर मुझे ये रूम खाली करना है। वैसे ही अगर मुझे बैलेंस शीट में जितने भी लेजर्स है उसे अगर मुझे खाली करना है तो उसे कहीं मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जहां वो ड्रॉप होगा उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि मुझे क्या करना है, जितने भी एसेट है उसे बेच के पैसा इकट्ठा करना है, फिर उसी पैसे से मुझे मेरा लाइबिलिटी को क्या करना है, पे ऑफ करना है। अब तुम लोग को हम जस्ट एक नॉलेज दे रहे हैं ये समझाने के लिए कि कैसे करके होगा, तुम लोग भी इसे लिखो, इससे तुम लोग को हमेशा याद रहेगा कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन कैसे करना है। यहां पर लिखते हैं लाइबिलिटीज एसेट, ठीक है। हम ओवरऑल एक एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स तो लिख पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मोटा मोटी जो भी हो सकता है वो लिख के दिखा रहे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख दिया फिक्स्ड एसेट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल इंटेंजिबल होता है। हम एक बैलेंस शीट पहले फॉर्मेट बना रहे, फिर समझाएंगे इसको कैसे खाली करना है, ठीक है। टेंजिबल इंटेंजिबल, अच्छा उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यहाँ पर टेंजिबल इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, और क्या आएगा, और लिखते हैं जेएलपी। जेएलपी ये दिखेगा सरेंडर वैल्यू पे, क्योंकि जब भी बैलेंस शीट में रहेगा तो वो सरेंडर वैल्यू पे ही हमें दिखेगा, ठीक है। ये सब बात भूलो मत, ये सब याद रखना है हम लोग को। अच्छा, इसके बाद लोन गिवन टू पार्टनर, लोन गिवन टू पार्टनर, जैसे पार्टनर से लोन ले सकते हैं वैसे पार्टनर भी बिजनेस से चाहे तो लोन ले सकता है। अगर पार्टनर लोन ले रहा है तो वो एसेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब फिक्स्ड एसेट तो मैंने काफी सारा लिखा। अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट हो गया, अब चलो करेंट एसेट लिखते हैं। करेंट एसेट में लिखो स्टॉक, ठीक है। उसके बाद डेटर, बिल्स रिसीवेबल, हम BR लिख रहे हैं, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। नेक्स्ट लिखेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पीएल का डेबिट बैलेंस, एसेट साइड दिखेगा तो ऑब्वियसली वो लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है, इधर क्लोज कर दो। अच्छा, अब हम लोग ये लिख लो जितने भी मैंने लिखे हैं आइटम, मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है, इससे इसमें और भी कुछ एडिशन हो सकता है, लेकिन इसी से हमें समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अच्छा, इधर लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में थोड़ा सा ज़्यादा आइटम होगा, ठीक है, उस हिसाब से लिखो ताकि इसी पेज में आ जाए। अच्छा, लाइबिलिटी में सबसे पहले इधर लिखो पार्टनर्स कैपिटल, नीचे कर, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, डेबिट डेबिट लॉस, पार्टनर्स करेंट अकाउंट उसके नीचे लिखा है मैंने। अच्छा, अब इधर लिखो लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स
करेंट अकाउंट। अच्छा, JLP फंड, JLP फंड, ये जो राइट साइन दे रहे हैं ये अमाउंट बताने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर लिखो, हेडिंग देते हैं रिजर्व, ठीक है। रिजर्व में क्या क्या आ सकता है? जनरल रिजर्व, मैंने GR लिख दिया। PL, PL होगा तो PL का क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर लाइबिलिटी साइड में है तो वो प्रॉफिट ही है, ठीक है। अगर इधर है तो वो लॉस है। कंटिंजेंसी, अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फिर लिखो लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, लोन टेकन फ्रॉम आउटसाइडर, लोन टेकन फ्रॉम आउटसाइडर। अच्छा, करेंट लाइबिलिटी, फिर लिखेंगे करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर लिख रहे हैं, क्रेडिटर। बिल्स पेबल, मैंने BP लिख दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अच्छा। फिर प्रोविजंस हो सकता है, प्रोविजंस, प्रोविजंस में लिखेंगे PBDD, मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। मैंने पूरा नहीं लिखा, PBDD तो सभी को समझ में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और एक लास्ट लिखेंगे आइटम BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, BOD। यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये राइट साइन थोड़ा सा इधर देने से अच्छा होता है। अंदर साइड हो गया। चलो ठीक है, वो तो अमाउंट बताने के लिए क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर राइट साइड नहीं भी देते हो तो कोई बात नहीं है, वो तो जस्ट अमाउंट दिखाने के लिए मैंने किया। अच्छा, अब हम लोग को करना क्या है? सबसे पहले बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस बंद करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा? एसेट बेचना पड़ेगा। एसेट कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट में दिखता है। तो हम लोग सारे एसेट्स को बेचेंगे, बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटी को पे करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया कि एसेट को अगर बेचना है तो वो तो देखो किसी के साथ जाके बात करोगे कि हाँ मेरा बिजनेस अगर बंद हो जाता है तो बात करना पड़ेगा कि भाई मेरा ये एसेट आप लोगे नहीं लोगे। लेकिन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? एसेट तो धीरे धीरे बिकेगा, आज बोलने से तो आज नहीं बिक जाएगा। किसी का अगर बड़ा बड़ा प्लांट मशीनरी लगा हुआ है तो क्या 2 सेकंड में बिक जाएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर डिक्लेयर हो गया है कि बिजनेस बंद होगा तो हमारे लिए कौन सा लेजर चाहिए? अभी मैंने नाम लिया था रियलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? सारे एसेट्स को और सारे लाइबिलिटीज को, सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। कौन से वैल्यू में? बुक वैल्यू में, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट में वो सब चीज लिखा जाएगा जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग बेच सकते हैं, ठीक है। और जो अमाउंट हम लोग पे, हाँ बोलो। नहीं, रिवैल्यूएशन में तो प्रॉफिट लॉस जो है रिवैल्यूएशन बोल सकते हो, ये नॉमिनल अकाउंट ही है, बट रिवैल्यूएशन का तो पर्पस अलग होता है, इसका पर्पस, हाँ मतलब टाइप नॉमिनल है, दोनों ही नॉमिनल है, ठीक है। लेकिन दोनों का पर्पस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर हम लोग क्या फिक्स्ड एसेट, टैंजिबल एसेट बेच सकते हैं क्या? फिक्स्ड टैंजिबल एसेट बिकता है मार्केट में, बिकता है, तो इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। लिखेंगे कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में? लिखेंगे बाय फिक्स्ड एसेट या टू फिक्स्ड एसेट, क्या लिखना चाहिए? बंद हो रहा है, बोलो क्या लिखेंगे, बाय या टू?
टू, करेक्ट, क्योंकि उसके वो तो बाद डेबिट तो हो ही रखा है। उसके बाद नीचे करके हाँ, लेकिन लॉजिक क्या है, वो तो डेबिट हो ही रखा है, मेरा एसेट तो मेरे पास था, अब अगर हम बेच देंगे तो एसेट तो चला जाएगा, तो एंट्री क्या होता है, पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। वो तो जब पैसा मिलेगा तो रियलाइजेशन में पहले ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला बोलने से ही प्रैक्टिकली बिक नहीं जाता है, उसमें एक टाइम लगता है, तो मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है कि हम सारे एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जो बिकेगा उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या दिखाएंगे, टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है, और जब बिकेगा तो बाय बैंक। अच्छा, क्या इंटेंजिबल एसेट बिकेगा, बोलो। हाँ बिकेगा, गुडविल, गुडविल का हम लोगों ने वैल्यूएशन किया, तो गुडविल बिकता है तभी तो वैल्यूएशन किया। कोई चाहे तो अपना ब्रांड बेच सकता है, ब्रांड भी तो क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट, कोई अपना सॉफ्टवेयर भी तो बेच सकता है, पेटेंट बेच सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। तो कौन कौन सा आइटम रियलाइजेशन में जाएगा, देखो वो तुम लोग को समझना है। हाँ, ये भी बिकेगा, इन्वेस्टमेंट तो बिकेगा, अगर हम लोग का कोई इन्वेस्टमेंट है, शेयर में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, किसी बैंक में तुम लोगों ने एफडी कर, मतलब पार्टनर लोगों ने एफडी करवा लिया, तो वो भी बिकेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जेएलपी भी बिकेगा। जेएलपी बिकेगा इन द सेंस जेएलपी रियलाइज्ड तो करेगा। अगर हमारा बिजनेस बंद हो जा रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें सरेंडर वैल्यू तो दे ही देगा, तो हमें रियलाइज होगा कि नहीं होगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, तो ये भी कहा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में जाने का लॉजिक देखो, कब रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, जो एसेट, ये एसेट साइड हो रहा है ना, जो चीज हमें कुछ कैश लाके दे सकता है, तो इंटेंजिबल एसेट भी देगा, टेंजिबल एसेट भी देगा, इन्वेस्टमेंट भी देगा, जेएलपी भी देगा। अच्छा, लोन गिवन टू पार्टनर, ये क्या, पार्टनर को बिजनेस ने लोन दिया है तो पार्टनर से वो मांग सकता है, मांगेगा, मतलब पैसा मिलने वाला है, लेकिन ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, क्यों नहीं जाएगा, जब किसी पार्टनर से बोला जाएगा कि भाई बिजनेस तो बंद हो रहा है, लोन जो लिए थे वो पैसा रिटर्न करो, तो वो क्या बोलेगा, मैंने भी तो पैसा लगा रखा है, वो अपना कैपिटल नहीं दिखाएगा, देखो भाई तुम मुझे बता रहे हो लेकिन मैंने भी तो पैसा लगा रखा है, मेरा इसके साथ एडजस्ट कर दो। मैंने मान लो लिया है, मैंने 1 लाख का कैपिटल लगा रखा है, जबकि लोन मैंने 10,000 का लिया है, तो मेरा इसके साथ एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो पार्टनर जो है, अगर पार्टनर को लोन दिया गया है ना, वो पार्टनर में ही एडजस्ट होगा, पार्टनर कैपिटल में। तो इस पॉइंट को याद रखो, तो हम यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, ये जो लोन गिवन टू पार्टनर है, ये हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट होगा, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे दिखा दो, नहीं तो बाद में फिर ढूंढते रहना पड़ेगा, अगर हम लोग लॉजिकली नहीं समझेंगे कि क्यों कहाँ पर क्या चीज जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लोन गिवन टू पार्टनर ऑलवेज एडजस्ट विथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे भी सोच के देखो तुम लोग, जब भी रिटायरमेंट होता था, अगर पार्टनर को पे नहीं कर पाते थे तो कहाँ दिखाते थे, उसके लोन में। तो यहाँ पर पार्टनर अगर पे नहीं कर पा रहा है तो बोलेगा मेरे कैपिटल के साथ एडजस्ट करो, ठीक है, क्योंकि पार्टनर अभी पे करना नहीं चाहेगा, क्यों, क्योंकि वो बोलेगा माना कि मैंने लोन लिया लेकिन मैंने भी तो पैसा लगा रखा है, कम से कम वो तो एडजस्ट कर दो, अगर आगे डेफिसिट हुआ लॉस तो सभी को लेना है, ठीक है, तो वो अपना एडजस्ट करना चाहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बोलो स्टॉक मार्केट में बिकेगा, हाँ, अगर किसी बिजनेस का, मतलब बिजनेस का रेंट का स्टॉक है तो स्टॉक तो मार्केट में बिकेगा, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। क्या डेटर से पैसा मिल जाएगा, मतलब मिल सकता है ना, अब कम मिले ज्यादा मिले वो तो दूसरा बात है, लेकिन मिल तो सकता है, अगर बैड डेप्ट हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग आइटम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल से रियलाइजेशन होगा, हाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाना चाहिए। अच्छा, कैश से रियलाइजेशन होगा, कैश खुद ही रियलाइज्ड है, कैश अलग अकाउंट होगा, क्योंकि कैश खुद रियलाइज्ड हालत में ही है। हम लोगों को ये सब देखना है मार्केट में कौन सा सेलेबल है, ठीक है, कौन सा चीज बिक सकता है, कैश नहीं बिकता है, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी कैश है ही, हम लोग बेच क्यों रहे हैं, हमें कैश चाहिए, ठीक है। तो इसको अलग कलर से हम ऐसे हाईलाइट कर देते हैं, ऐसे करके इसका अकाउंट बनेगा, वो हम बता देंगे, ठीक है। ये ऐसे करके मैंने दिखा दिया, इसका कुछ नहीं होना है अभी, ठीक है। अच्छा, अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट डेथ किए थे तब भी मैंने बताया था, ये वन टाइप ऑफ क्या होता है, लॉस होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देके एडवर्टाइजमेंट करवाता है तो उसका खर्चा नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट से काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो एक ही बार में पीएल में चार्ज नहीं कर पाता है, तो उसके लिए उसके पास एक रूल्स होता है, क्या कर सकता है, मान लो बहुत ज्यादा एक्सपेंस करवा दिया, हाई फाई सेलिब्रिटी से जो है उसने एडवर्टाइज करवा दिया, इसका
एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अच्छा बात क्या है कि काफी दिन तक उसका इम्पैक्ट लोगों के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई वो सेलिब्रिटी ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हम लोग भी करेंगे, तो उससे उसका सेल का बेनिफिट होता है। तो ये ऐसा एक एक्सपेंडिचर है जो फ्यूचर में हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगा, लेकिन ये एक्सपेंस तो है, लेकिन इतने ह्यूज अमाउंट का है कि हम लोग उसे पीएल में नहीं दिखा सकते हैं एट ए टाइम। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करके दिखाना पड़ेगा। जैसे फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलता है, तो उसका क्या दिखाते हो, डिप्रिशिएशन। सेम यहाँ पर ये इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर है कि इसको पीएल में नहीं दिखा सकते हो। जैसे फर्नीचर खरीद लिया तो पीएल में दिखा ही सकते थे, क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलेगा। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलता है, तो इसको एसेट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो अगर मेरे बिजनेस में यहाँ पर एसेट साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रहा है, ये बिकने वाला आइटम है, तुम लोग बोलो क्या ये बिकेगा, नहीं, ये फिर कहां पर जाएगा, अगर नहीं बिकेगा तो कहां पर जाना चाहिए, पार्टनर लोगों के साथ सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट अनएमोटाइज्ड पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, तो वो कहां पर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। ये लॉस किसको लेना पड़ेगा, पार्टनर लोगों को। जैसे जनरल रिजर्व है तो वो किसको लेना पड़ता है, पार्टनर लोगों में जाता है, वैसे ये लॉस है, लॉस, ठीक है। ये लॉस मतलब क्या, ये ऐसा एक्सपेंस था कि वो डायरेक्टली नहीं जा पा रहा था पीएल में, तो हम लोगों ने क्या किया, कैसे करना पड़ता है, जैसे मान लो किसी ने 1 लाख रुपीज का जो है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया, उसके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये ह्यूज अमाउंट है, तो वो पीएल में नहीं दिखा पाएगा टू एडवर्टाइजमेंट बोल के, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो सोच रहा है कि इस खर्चे को वो 10 साल में राइट ऑफ करेगा, तो पर ईयर कितना करके दिखाएगा, 10,000, तो वो एडवर्टाइजमेंट बोल के 10,000 दिखा देगा, यहाँ कितना बचेगा, 90,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट 10,000 दिखाएगा, कितना बचेगा, 80,000। तो ये बचा हुआ अमाउंट यहाँ पर दिखता है, तो ये अमाउंट अगर रह गया है तो वो कहां पर जाएगा, पार्टनर लोगों को। ये लॉस जो है पार्टनर लोगों के अकाउंट में जाके सेटल होगा, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है, ये चीज होता है। अच्छा, अब पीएल का डेबिट बैलेंस है, बोलो क्या पीएल का डेबिट बैलेंस मार्केट में बिकेगा, कोई लॉस खरीदता है, नहीं, बिकता भी नहीं है, कोई खरीदता भी नहीं है, तो ये पार्टनर लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पार्टनर में यहाँ पर मैंने ऐड ऑन कर दिया एरो में, ये देखो पूरा एरो हम लोग का यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ये देखो ऐसे करके एरो पूरा यहाँ तक जा रहा है। अच्छा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये क्रेडिट साइड में है, सॉरी डेबिट साइड में, मतलब एसेट साइड में है, तो ये क्या करेंगे बोलो, ये भी कैपिटल अकाउंट में दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर आते हैं, देखो इधर हम लोग ढूंढेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ कहाँ जाएगा। यहाँ पर सोच रहे थे मार्केट में बिकेगा कि नहीं, और यहाँ पर पे करना है, बोलो क्या हम लोगों को कैपिटल किसी को पे करना पड़ेगा, नहीं, आउटसाइडर को तो नहीं। पार्टनर्स का करेंट अकाउंट कहाँ जाएगा, कैपिटल में। अगर उधर वाला करेंट अकाउंट कैपिटल में एडजस्ट होगा तो इधर वाला कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट भी कैपिटल में ही जाएगा। एक करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है, एक करेंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, जेएलपी फंड, ये क्या होगा, तो देखो जेएलपी फंड क्या हो जाएगा, फंड मतलब रिजर्व की तरह होता है, ठीक है। अच्छा, जेएलपी फंड अगर हम लोगों ने क्रिएट किया है, कोई फंड बनाया है तुम लोगों ने, ठीक है, अब बिजनेस अगर बंद हो रहा है तो वो फंड का पैसा क्या होगा, तो ये रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, लिखो रियलाइजेशन। एक्चुअली ऐसे देखना है, अगर हमारा जेएलपी इधर दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई फंड बना हुआ है तो वो रियलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, पार्टनर में, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पीएल का क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। कंटिजेंसी रिजर्व भी पार्टनर के कैपिटल में चला जाएगा। ऑल टाइप ऑफ रिजर्व कहाँ जाएगा, पार्टनर कैपिटल में जाएगा, जैसे तुम लोग का एडमिशन में होता था, रिटायरमेंट में होता था, या डेथ में। क्योंकि देखो जनरल रिजर्व मार्केट में किसी को पे नहीं करना है, इधर तो पे करने वाला आइटम ढूंढना है, और यहाँ पर पीएल भी किसी को पे नहीं करना है। कंटिजेंसी रिजर्व ये सब तो पार्टनर लोग अपने कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये हम लोग का क्या होगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा। हाँ, अगर इसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी है, मान लो इसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी है, कहां पर दिखेगा, अगर लाइबिलिटी है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताएगा। मान लो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में है 10,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है कि 2,000 का लाइबिलिटी ऑकर हुआ है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन में बचेगा कितना, 8,000, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो चीज को देख लेना है कि अगर नीचे हमारा फर्दर इंफॉर्मेशन है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये रियलाइजेशन में जाएगा। क्यों ये रिजर्व रियलाइजेशन में जाएगा, इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये कहां पर जाएगा, रियलाइजेशन, ठीक है।
ये क्यों बनता है? जैसे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, अब मार्केट में इन्वेस्टमेंट का प्राइस कम ज्यादा हो सकता है। मान लो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट जब किया था तब उसका वैल्यू था 10,000, मार्केट में उसी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आज कितना हो गया? 9,000। तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा? 1,000। तो उस लॉस को जो है हम लोग, ताकि उस लॉस को झेल पाए या फिर प्रॉफिट हुआ तो उसको उसका गेन को ले पाए, उसके लिए क्या बनना चाहिए? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तुम लोग कैसे समझोगे कि ये रिजर्व रियलाइजेशन में जाएगा? अगर किसी रिजर्व के अगेंस्ट में इधर कुछ बना हुआ है, जैसे कि देखो जेएलपी फंड के अगेंस्ट में जेएलपी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट, तो अगर इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में जाएगा तो उससे रिलेटेड जो है रिजर्व या फंड वो भी कहां पर जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। ठीक है। अच्छा, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, इसका भी हमारा बाद में ट्रीटमेंट होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर बोला था ना, सब पे करने के बाद बचेगा तो जाएगा। ठीक है। तो लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, इसका रियलाइजेशन में तो नहीं जाएगा, इसका हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में भी नहीं जाएगा, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर है, ये पेमेंट है, और ये वाला जो था ये लोन गिवन टू पार्टनर था। ठीक है, ये लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर है, मतलब पार्टनर लोगों को क्या बोलेंगे? रुको, पहले आउटसाइडर को पेमेंट कर देते हैं, अगर बचेगा तो हम लोग भी ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, लोन टेकन फ्रॉम आउटसाइडर, ये कहा जाएगा? रियलाइजेशन में, क्योंकि ये हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और क्रेडिटर ये कहां पर जाएगा? रियलाइजेशन, क्योंकि पे करना पड़ेगा। रियलाइजेशन। बीपी ये कहां जाएगा? रियलाइजेशन, ये हमें पे करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी रियलाइजेशन। अच्छा, पीबीडीडी ये कहां जाएगा? ये भी रियलाइजेशन इसीलिए होगा क्योंकि देखो इसके अगेंस्ट में हमें क्या मिल रहा है? डेटर मिल रहा है। अगर डेटर रियलाइजेशन में है तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस भी कहां जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ एडजस्ट होता है, इसी वजह से नॉर्मली तो इधर लिखा हुआ रहता है, मैंने समझाने के लिए इधर लिखा है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये भी हम लोग का कहां पर जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा, क्योंकि हमें ये पे करना पड़ता है। ठीक है, टैक्स का वैल्यू हमें पे करना पड़ता है। बीओडी, इसका भी हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअली बीओडी और ये जो कैश है ना, ये एक ही जैसा चीज है। ये नेगेटिव कैश है, ये पॉजिटिव कैश है। ठीक है, तो ये कैश एंड कैश, जैसे हम लोग किसी को मार्केट में कैश बेच नहीं सकते, वैसे ये नेगेटिव कैश भी हमें किसी को पे, हाँ बीओडी पे करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ नेट ऑफ होके पे होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली बीओडी मुझे बैंक वाले को पे करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ये नेट हो जाएगा। ठीक है, सेट ऑफ होगा, इसीलिए ये दोनों अकाउंट का हम लोग कोई भी यहाँ पर मैंने नहीं दिखाया। ठीक है, तो देखो रियलाइजेशन का एसेट साइड मतलब वो सारे वैल्यू जिससे हमें कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाएगा, और रियलाइजेशन का लाइबिलिटी साइड मतलब जिनको हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऐसा है जो पार्टनर्स कैपिटल में जाके हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो हम लोग का अगर बैलेंस शीट देखोगे, सारी चीज अगर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जा रहे हैं तो बचा क्या? कैश एंड बैंक, और इधर क्या बचा? लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, और इधर एक बचा है जो मैंने ग्रीन कलर से बॉर्डर किया है। ठीक है, और एक है बीओडी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, लिखो क्या क्या अकाउंट बचा। अभी हमारा बैलेंस शीट देखने में कैसे लग रहा है? बैलेंस शीट में इधर बचा हुआ है कैश एंड बैंक। ठीक है, इधर कैश एंड बैंक बचा हुआ है, इधर एक बचा हुआ है बीओडी, इधर क्या बचा हुआ है? लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर। ठीक है, इधर बचा हुआ है लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, इधर बीओडी, और इधर बचा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि उसको भी हम लोगों ने कहीं पर ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है, अभी अगर बैलेंस शीट देखेंगे ना, सिर्फ इधर 3 आइटम और इधर 2 ही आइटम तुम लोग को दिखेगा। तुम लोग देख लो बाकी कहाँ चला गया है? रियलाइजेशन अकाउंट। अभी हम रियलाइजेशन ड्रॉ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब तुम लोग बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट, ये लो लिख लो। हम लोग ये तीनों अकाउंट ही बनाएंगे। सबसे पहले बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एक पेज लगेगा पूरा, ऐसा एक पेज लगेगा। ठीक है, लिखो रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट है वो इधर आएगा। ठीक है, और जितना भी लाइबिलिटी है वो इधर आएगा। सॉरी, लाइबिलिटी लिखने की जगह एसेट लिख दिया मैंने।
कैसे आएगा? बुक वैल्यू में आएगा। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिख रहा है उसी वैल्यू में यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो क्या क्या आइटम आ सकता है। तो इधर लिखते हैं, देखो अभी अभी तो मैंने बताया क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट। अभी बैलेंस शीट ड्रॉ किया था ना, तो फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आ सकता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, दोनों को हम ना ऐसे एरो दे के लिखते रहे, सॉरी स्लैश दे के, इंटेंजिबल, ये दोनों चीज आ जाएगा। अच्छा, और क्या आ सकता है, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, और क्या आ जाएगा, जेएलपी, और स्टॉक आ जाएगा, डेटर आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, और अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस हुआ वो भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि वो भी हम लोग का एसेट होता है। अच्छा, इधर लाइबिलिटी साइड में लोन फ्रॉम आउटसाइडर, लोन फ्रॉम आउटसाइडर, क्रेडिटर, देखो सब बाहर वाले हैं, लोन फ्रॉम आउटसाइडर बाहर वाले, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जेएलपी फंड। अच्छा, और क्या आ जाएगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक है, और आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, वो तो नहीं आएगा, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में अगर इन्वेस्टमेंट बना हुआ है तो वो रियलाइजेशन में आता है। अच्छा, और क्या लिखना पड़ेगा, ये अगर लिख ली हो तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, और लिखो टू बैंक, यहाँ पर लिखो टू बैंक, ठीक है। हम लोग क्या पेमेंट करेंगे, सबसे पहला जो पेमेंट होता है वो होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। बताते हैं ये क्या होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब ये पूरा काम जो है ना हमें एक ऑथराइज्ड पर्सन से करवाना पड़ेगा। एक्चुअली एक मतलब आर्बिट्रेज को अपॉइंट किया जाता है, मतलब एक पर्सन, जैसे कोई भी काम के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है ना, तो ये काम के लिए भी एक पर्टिकुलर पर्सन को जो है अपॉइंट करना पड़ता है। तो उनको तो पहले उनका फीस देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर कोई केस लड़ना है तो हमें लॉयर हायर करना पड़ेगा, तो उनको फीस देंगे तभी ना वो हमारा केस लड़ेंगे। वैसे ही रियलाइजेशन के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, उनका फीस पहले देना पड़ेगा, तब जाके ये सारा काम पूरा होगा। तो उनका फीस अगर बिजनेस से दे रहे हैं, मतलब एसेट बेच के जो पैसा आ रहा है उससे अगर दे रहे हैं, तो उनका पेमेंट क्या लिखेंगे, टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। अब उनका पेमेंट बिजनेस से भी हो सकता है कोई पार्टनर कर दिया, ठीक है। मतलब जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में था ना कि लाइबिलिटी जो है पार्टनर पे कर दिया, बिजनेस का था, तो अगर बिजनेस से हो रहा है तो क्या होगा, टू बैंक, और अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, सही, टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। उनके कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे। पार्टनर ने अपने तरफ से रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिया, बोला ठीक है अभी हम कर देते हैं, बाद में मुझे उसको एडजस्ट कर दीजिएगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस बिजनेस से ही पे होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई पार्टनर खुद से पे करना चाहे, उसके पास अवेलेबिलिटी है, तो वो करना चाहे तो पे करता है, तो फिर ऐसा एंट्री होगा। तो हम लोग पेमेंट तो नहीं कर रहे बिजनेस से, तो बैंक तो क्रेडिट नहीं हुआ, बदले में पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर दिया, मतलब पार्टनर को वो पैसा बाद में पे करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उस पार्टनर को बिजनेस से देना पड़ेगा। अच्छा, और इधर इधर में ही और लिखते हैं, मेरा तो जगह नहीं है, हम इधर लिख रहे हैं, देखो। और क्या हो जाएगा, पेमेंट में लिखो टू बैंक, और भी लिखो टू बैंक बोल के, किस चीज का पेमेंट हम लिखवाते हैं, लिखो फॉर पेमेंट ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, फॉर पेमेंट ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब जैसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होता है तो हम लोग रिवैल्यूएशन में उसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अगर बिजनेस में कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था तो वो भी तो हमें पे करना पड़ेगा, अगर हम लोग बिजनेस बंद कर रहे हैं तो फिर उसका टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि पार्टनर पे कर रहा है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, इसमें लिखो फॉर सेटलिंग एनी लाइबिलिटी, एनी लाइबिलिटी at agreed
वैल्यू। किसी भी तरीके का लाइबिलिटी अगर पार्टनर लोग सेटल कर रहा है, ठीक है, तो फिर पार्टनर्स के अकाउंट को हमें क्या करके रखना पड़ेगा, क्रेडिट। पार्टनर ने अपने तरफ से बिजनेस का कोई भी लाइबिलिटी अगर पे किया है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हम लोग इधर लिखेंगे बाई साइड में, ठीक है, ये लिखा था, अब इसके नीचे अगर ये लिख ली हो तो हम उधर लिख रहे हैं, फिर ये दो आइटम अगर लिखना हो गया तो इधर लिखो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बाई मैम आई फिफ्टी की কোনটা বলো आई फॉर टू पार्टनर्स कैपिटल फॉर settling any liability at agreed value। না ম্যাম আগে পেজে আইএফআর লিখেছেন যে ও 22 আইএফআর ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ, এই যে কোথায় গেল, এই যে ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ আইএফআর। अच्छा लिखो बाई बैंक, ठीक है, रियलाइजेशन फ्रॉम रिकॉर्डेड एसेट, रियलाइजेशन फ्रॉम रिकॉर्डेड एसेट। रिकॉर्डेड एसेट मतलब कौन सा बोलो, ये जो इधर रिकॉर्ड किया, ये बेच के अगर पैसा आ रहा है तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक, ठीक है। अच्छा फिर और एक बार बाई बैंक हो सकता है, हमें और भी एक तरीके से पैसा मिल सकता है, रियलाइजेशन फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट। जैसे रियलाइजेशन फ्रॉम पेमेंट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होता है, वैसे ही रियलाइजेशन फ्रॉम रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। कोई ऐसा एसेट था जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं था लेकिन था, तो उसको बेच के पैसा मिल गया, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा और बाई साइड में क्या आएगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल। क्यों, जैसे पार्टनर अगर किसी तरीके का बिजनेस का लाइबिलिटी पे कर रहा है तो फिर पार्टनर्स के कैपिटल को हम लोग क्या करें, क्रेडिट, कि बाद में पार्टनर को देना पड़ेगा। वैसे ही पार्टनर अगर बोल रहा है कि मुझे जो भी मिलेगा उसमें मुझे थोड़ा कम दे दीजिएगा, हम ये चीज टेक ओवर कर रहे हैं, लाइक स्टॉक टेक ओवर कर रहा है, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है, तो फिर बाई पार्टनर्स कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखो बाई पार्टनर्स कैपिटल, बाई पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो फॉर टेकिंग एनी एसेट एट एग्रीड वैल्यू। अच्छा और एक आइटम इधर आ सकता है, बाई बैंक बोल के लिखो बैड डेप्ट रिकवर। मान लो 2-3 साल पहले या फिर किसी ड्यूरिंग द ईयर में भी किसी डेटर को हम लोगों ने बैड डेप्ट बोल के डिक्लेयर कर दिया था, बट अचानक से उसके पास पैसा आ गया, अच्छा इंसान था, आके बोल रहा है ठीक है आप ले लीजिए, आपको तो ये मिलना चाहिए, तो फिर वो हम लोग बाई बैंक बोल के लिख देंगे, बैड डेप्ट रिकवर अगर होता है तो, ठीक है। मिल जाएंगे बुक्स में तो मिल ही जाएंगे, नहीं ऐसा बात लेना होगा, याद रखेंगे, देना होगा बाई पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन, ठीक है। रियलाइजेशन, अब क्या होगा, रियलाइजेशन का अकाउंट बंद करोगे तो प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो इधर आएगा, रिवैल्यूएशन की तरह, लॉस हुआ तो इधर आएगा, ठीक है। रियलाइजेशन लॉस ये कहाँ जाएगा, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर लोगों में, ठीक है, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब कौन सा पीएसआर ये मत सोचो एक ही पीएसआर होगा इनका, ठीक है, इसमें तो ओल्ड मतलब ऑन दैट मोमेंट जो पीएसआर चल रहा है, और अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर दिखाना, ठीक है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट, ठीक है, ये भी पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पीएसआर में, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल ये भी पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। ये जस्ट मैंने ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया, बाकी तो देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। तो देखो हम लोगों ने पहले बैलेंस शीट को ऐसा बना लिया, ठीक है,
बैलेंस शीट को ऐसा बनाने का मतलब है जितने भी एसेट थे सब इधर ट्रांसफर कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा तो बैलेंस शीट ऐसा दिखेगा। अब हमारे पास क्या क्या लेजर अभी भी ओपन है, क्योंकि बैलेंस शीट मुझे पूरा जीरो करना है, तो जीरो तो नहीं हुआ, बैलेंस शीट ऐसे दिख रहा है रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होने के बाद। अब जीरो करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे, क्लोज करेंगे, और एक लोन अकाउंट बनाएंगे और एक कैश एंड बैंक बनाएंगे, जो कि ये दोनों को कवर कर लेगा, बीओडी को भी कवर कर लेगा, मतलब और भी 3 लेजर बनाएंगे तब जाके बैलेंस शीट हमारा जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट लेजर बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 3 पार्टनर लिख दो ए बी सी, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कुछ और भी हो जाएगा, ए बी सी की जगह कुछ और भी लिख सकते हो चाहो तो। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे तो बाई बैलेंस बीडी करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी, तो कुछ भी डेटा तुम लोग लिख सकते हो, मैंने राइट दिया है। अच्छा, पार्टनर लोगों में क्या जाएगा, एनी टाइप ऑफ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, रिजर्व लिख देते हैं, एनी टाइप। देखो हम यहाँ पर वही सारी चीजों को लिखेंगे जो मैंने वहां पर दिखाया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है, जो पार्टनर्स अकाउंट में सेटल डाउन होगा ना, वैसा ही करके लिख रहे हैं। अच्छा, अगर कोई करेंट अकाउंट था, दोनों साइड करेंट अकाउंट मैंने दिखाया था, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस, तो इधर लिखेंगे तो क्या दिखाएंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट, हम तो क्रेडिट साइड को ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो हम प्रॉफिट लिख के दिखाएंगे। अच्छा, और क्या आ सकता है, अब डेबिट साइड लिखते हैं, देखो डेबिट साइड में करेंट अकाउंट आ जाएगा, अगर इधर करेंट अकाउंट का बैलेंस है तो। अच्छा, टू लोन, लोन सबसे पहले मैंने दिखाया था ना, लोन ट्रांसफर होगा, लोन गिवन टू पार्टनर, लोन गिवन टू पार्टनर, और क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, यहाँ पर लिखो एसेट टेकन ओवर, ये कौन सा वाला हो रहा है, ये क्रॉस पोस्टिंग हो रहा है, मतलब जब पार्टनर एसेट टेक ओवर किया था तब देखो रियलाइजेशन अकाउंट में तुम लोगों ने क्या लिखा था, ये देखो बाय पार्टनर्स कैपिटल फॉर एनी एसेट टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू, तो इसका क्रॉस पोस्टिंग टू रियलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, जो भी पार्टनर टेक ओवर करेगा, मैंने तीनों पे दिखा दिया है, वो तो क्वेश्चन हमें बताएगा कि 3 पार्टनर टेक ओवर कर रहा है कि एक पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, रियलाइजेशन का लॉस, टू रियलाइजेशन लॉस, अगर लॉस हुआ तो इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी पे कर रहा है तो इधर नहीं लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा ना, देखो ये वाला एंट्री का क्रॉस पोस्टिंग, टू पार्टनर्स कैपिटल फॉर सेटलिंग एनी लाइबिलिटी, अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी सेटल डाउन कर रहा है तो बाय रियलाइजेशन यहाँ पर लिखते हैं लाइबिलिटी पे, लाइबिलिटी सेटल ऐसे लिख दो, ठीक है, लाइबिलिटी सेटल। अच्छा, अब बाकी समझ में आ ही रहा है क्या क्या पोस्ट होगा। अब अगर ये अकाउंट क्लोज हो जाता है तो क्या आएगा एंट्री, नॉर्मली तो टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी, नॉर्मली टू बैलेंस सीडी ही आता था हमारा, एडमिशन और रिटायरमेंट हो, डेथ हो, लेकिन डेथ में हम लोग लिखते थे पार्टनर का एग्जीक्यूटर या फिर उसका लोन अकाउंट, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब बिजनेस तो बचेगा नहीं, तो अगर सेटल डाउन होने के बाद कुछ रिसीवेबल है तो वो अपना अपना पैसा लेके घर चले जाएंगे, और अगर पेबल है तो दे के चले जाएंगे, तो क्या होना चाहिए, बाई बैंक या फिर टू बैंक, बाई बैंक या फिर टू बैंक। सारे चीजों को सेटल डाउन करने के बाद जब बिजनेस आगे इनको करना ही नहीं है तो अगर कुछ रिसीवेबल होगा तो लेके घर चले जाएंगे, और अगर कुछ पेएबल होगा तो दे के चले जाएंगे, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट भी मैंने क्योंकि बना लिया तो मेरे बैलेंस शीट में अभी ये कैपिटल हट गया, अब 2 ही अकाउंट बचा हुआ है, क्या, एक लोन और एक कैश एंड बैंक और बीओडी, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट अकाउंट बनेगा हम लोग का कैश एंड बैंक, लिखो कैश एंड बैंक। मैम थोड़ा लास्ट पेज दिखाइएगा। लिखो, मैम वो बैंक की बैलेंस होता है लास्ट वाला, लास्ट वाला बैंक लिखा है, ये वाला, मैम मतलब वही बैलेंसिंग फिगर होता है। हाँ यही बैलेंसिंग फिगर होगा, सेटल डाउन अमाउंट की पूरा चीजों को चेक करने के बाद दिखेगा कि कितना हो रहा है, पेबल है कि रिसीवेबल है, हाँ सेटल, हो गया। ठीक है, सेटल बोल के लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पर, ठीक है, समझने के लिए कि यही सेटल होगा,
सेटल अमाउंट यही वाला होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो था ना लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर मैंने इधर वाला लिखा था ना, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से जो लोन लिया है। अच्छा, वो तो मैंने यहाँ पर दिखाया है, लोन गिवन टू पार्टनर दिखाया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कैश एंड बैंक लिखते हैं, ठीक है। कैश एंड बैंक में हम लोग, अगर हम लोग का डेबिट बैलेंस है तो इधर ब्रॉट डाउन होगा। देखो, दो चीज तो एक साथ नहीं हो सकता है, बीओडी भी है कैश भी है, वो तो अजीब देखने में लगता है। नॉर्मली बीओडी पे हो जाता है, अब किसी किसी जगह पे देखोगे दोनों चीज ही दे दिया। अगर हम लोग का डेबिट बैलेंस है तो इधर होगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इधर होगा। नॉर्मली अगर बीओडी रहेगा तो इधर दिखाएंगे, एसेट तो हमारा डेबिट आइटम होता है ना। अच्छा, और क्या क्या आ सकता है कैश एंड बैंक में, ये देखो, रियलाइजेशन करके जब पैसा आया तो क्या एंट्री हुआ, बैंक टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, क्रॉस पोस्टिंग होगा, टू रियलाइजेशन। यहां पर लिखो फॉर एसेट रियलाइज्ड, ठीक है। अच्छा, और पेमेंट जब करेंगे तो क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाय रियलाइजेशन। फॉर लाइबिलिटी पेड। अच्छा, और यहां पर देखो, अभी हम लोगों ने टू बैंक बाई बैंक बोल के क्लोज किया था ना इधर, तो उसका भी क्रॉस पोस्टिंग होगा, तो लिखो यहां पर, अगर इधर आया मतलब बाई बैंक आया, टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर इधर आया तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, कोई भी एक ही होगा, ठीक है। बाई पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, अब अगर मान लो हमारे पास इतना अमाउंट है कि हम लोग पार्टनर के लोन को पे कर पा रहे, तो वो यहीं पर दिखेगा, ठीक है, जो पार्टनर्स का लोन था। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाई पार्टनर्स लोन, ठीक है। बाई पार्टनर्स लोन, अब ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ नोट्स लिखवा देते हैं, जो भी मैंने बोला उसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो लिखो पहला, इफ एन नहीं, इफ एनी एसेट लिखो, इफ एनी एसेट इज गिवन फॉर सेटलमेंट ऑफ ए लाइबिलिटी, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एसेट देके लाइबिलिटी को सेटल कर रहे हैं। मान लो मार्केट में किसी को 10,000 रुपए देना है, लेकिन हम लोग पैसा नहीं देके बदले में क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपए का एक फर्नीचर दे दे रहे हैं, और वो मान भी गया, सेटल हो गया, तो क्या कोई एंट्री होना चाहिए। एंट्री कब होता है, जब मनीटरी ट्रांजैक्शन होता है। यहां पर मनीटरी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हुआ, तो क्या यहां पर कोई एंट्री होगा, नहीं। तो अगर क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया हुआ है तो इसमें कोई एंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा पॉइंट दे दिया तो नो एंट्री होगा, ठीक है। नोट नंबर 1 हम लोग का। अच्छा, फिर नोट नंबर 2 में लिखो, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, लोन टेकन from partner is not transfer to realization account, ठीक है। जो हम लोग लोन पार्टनर से ले रहे हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में कभी नहीं जाएगा, वो कहां पर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, लोन गिवन टू पार्टनर, is transferred to his capital। अगर पार्टनर को कोई लोन दिया गया था, ठीक है, वो भी कहां चला जाएगा, उसके कैपिटल में, ठीक है। लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, लोन गिवन टू पार्टनर नहीं, ये तो जाता है ना, इस ट्रांसफर होता है, देख लेते एक बार, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर और लोन गिवन टू पार्टनर।
लोन टेकन तो नहीं जाएगा। लोन गिवन टू पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल। हाँ देख लो, ये देखो, लोन जो हम लोग देते हैं पार्टनर को, मतलब बिजनेस से अगर लोन दिया गया है पार्टनर को, मतलब किधर आएगा, एसेट साइड में। वो कहां पर दिखाया था, देखो लोन गिवन टू पार्टनर कहां पर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। देखो मैंने सही लिखा है, लोन गिवन टू पार्टनर ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, और लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, ये देखो अगर पार्टनर से लोन लिया है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 4th नंबर में, आफ्टर ट्रांसफरिंग मैंने T/A फॉर ING लिख दिया है, ठीक है। आफ्टर ट्रांसफरिंग बैलेंस शीट आइटम टू रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि देखो बैलेंस शीट का आइटम हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है, रियलाइजेशन में जा रहा है या तो फिर पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है, ठीक है। रिमेनिंग लेजर आर, मतलब बैलेंस शीट में जो भी दिख रहा है वो तो सभी एक एक लेजर है ना, फिक्स्ड एसेट का लेजर है, जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो सब एक एक लेजर है। तो हम लोगों ने काफी सारे लेजर को कहाँ ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन अकाउंट में, कुछ लेजर को कहाँ ट्रांसफर किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद हमारा बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट का ये कंडीशन के बाद टोटल हमारे पास क्या क्या लेजर बन जाता है, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, एक रियलाइजेशन अकाउंट का लेजर बनेगा, ठीक है। सेकंड बनेगा हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहला था रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक अकाउंट ऐसे लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने इसी तरीके से लेजर भी तुम लोग को ओपन करवाया। उसके बाद लिखो कैश एंड बैंक अकाउंट, और एक लेजर बनता है पार्टनर्स लोन टेकन, ठीक है। वो रह गया ना, जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर 4 ऐसे बनाए थे बॉक्स, ठीक है, उसमें कैश एंड बैंक था, वो BOD मिलके एडजस्ट हो गया, मतलब हम ये सारे अकाउंट का बात कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 है ना। ये देखो इसमें BOD और ये तो सेटअप हो गया, यहाँ ओवरऑल 3 लेजर और एक रियलाइजेशन, टोटल 4 लेजर होगा, जिसमें मैंने तुम लोग को ये ओपन करके नहीं दिखाया है, पार्टनर्स लोन टेकन, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कितना नंबर नोट्स आ रहा है, 5th नंबर में लिखो, एट द एंड बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैश एंड बैंक एंड पार्टनर्स कैपिटल should be matched। मतलब बोल रहा है कि जब हमारा ये सब लेजर बन जाएगा तो कौन सा 2 अमाउंट मैच होना चाहिए, कैश एंड बैंक में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा और पार्टनर्स कैपिटल में जो कैश एंड बैंक का, मतलब दोनों अमाउंट जो है वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। मतलब वो अमाउंट जब वहां ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल अकाउंट में, जो बैंक बैलेंस आया वो जब बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उसके बाद मेरा कैश एंड बैंक लेजर क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। हाँ, मतलब कुछ बैलेंसिंग फिगर नहीं आना चाहिए। मतलब ये देखो, यहाँ पर ये जो बैलेंस आया, ये बैलेंस को यहाँ पुट कर देंगे, पुट करने के बाद ये पूरा क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। यहाँ कुछ बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, कैश एंड बैंक लेजर में किसी तरीके का बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, वो हमेशा क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। लेकिन मैच कब होगा, सारे लेजर्स तो हम लोग देख के लिख लेंगे, लेकिन वो पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, करने के बाद पूरा कैश एंड बैंक लेजर हमारा बैलेंस हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब लिखो 6th नंबर पॉइंट, if no information is given regarding
द सेटलमेंट ऑफ a liability assumed it to be settled। मतलब बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी दिख रहा है, लेकिन वो लाइबिलिटी हम लोगों ने पे किया कि नहीं किया उसके बारे में अगर हमें पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो लाइबिलिटी क्या हो गया है, सेटल्ड हो गया है एट बुक वैल्यू। ठीक है, मतलब जितना देना था हम लोगों ने जरूर से उतना दिया होगा। ठीक है, अब कभी कभी कम में भी सेटल डाउन होता है, कभी कभी ज्यादा में भी हो सकता है कि भाई इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर दिया, लेकिन अगर हमें कुछ नहीं बोला है तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि लाइबिलिटी पे ऑफ हो गया है और कैसे में हुआ है, बुक वैल्यू में हुआ है। और इसी और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखो, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एसेट, कि कोई एसेट बेच के हमें पैसा मिला या नहीं मिला, रियलाइजेशन ऑफ एसेट, एज्यूम नथिंग इज रियलाइज्ड। ये कंजर्वेटिज्म अप्रोच है ना। हाँ, तो नॉर्मली तो हम लोग वही सोचते हैं ना। अच्छा, कोई एग्जाम देके ऐसा बोलता है मेरा बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा, ये सब मन में ही रखता है, कोई बोलता थोड़ी ना है। अगर अच्छा भी होता है, लेकिन अगर बुरा थोड़ा सा भी हुआ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम लोग को दिखता नहीं है, इसलिए अकाउंट्स को भी ऐसे ही बना दिया है। अगर पेमेंट नहीं भी हुआ है तो पेमेंट तो किए ही होंगे, लेकिन अगर बेचने के बारे में कुछ नहीं बोला है फिर भी हम लोग क्या मानेंगे, फिर इसका मतलब बिका नहीं है, रियलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली मैटर ये है कि क्रेडिटर जो आउटसाइडर है जिनको पेमेंट मिलेगा वो तो बिना पेमेंट के मानने वाले हैं नहीं। ठीक है, हो सकता है कोई एसेट अभी तक नहीं बिका, तो ये कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना पड़ेगा। अब इतना सारा चीज जब हम लोगों ने थोड़ा सा समझ ही लिया है तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा कि एक्चुअली कैसे करके होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको करते हैं। देखो क्या बोला है यहाँ पर, बैलेंस शीट ऑफ फास्ट एंड क्विक एज एट 31 दिसंबर 2021 दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर, फास्ट लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल दिया हुआ है। मतलब दो पार्टनर का कैपिटल, क्रेडिटर, और ये कौन सा लोन है, इससे लोन लिया गया होगा तभी तो लाइबिलिटी साइड में है। जनरल रिजर्व और प्लांट मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर, पीबीडीटी, उसके बाद नेट डेटर, कैश। फास्ट एंड क्विक शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 ऑन 1 Jan 2022 द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। मतलब ये लोग बिजनेस क्या करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं। फर्स्ट टूक ओवर द पेटेंट्स एट ए वैल्यूएशन ऑफ 5000। देखो ये जो इंटेंजिबल एसेट है ये 5000 में टेक ओवर कर रहा है। कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। द अदर एसेट रियलाइज्ड, अब कौन कौन सा एसेट रियलाइज्ड हुआ है वो बता रहा है। देखो बोल रहा है कि प्लांट मशीनरी ये बेच दिया इन्होंने, कितना मिला, 45,000, ये बिक गया। अच्छा, स्टॉक भी बिक गया है, कितने में, 22,000 में। सन्ड्री डेटर से कितना मिला, 18,500। ठीक है, मतलब प्रोविजन ज्यादा कर लिया होगा, सोचा था 1000 रुपए नहीं मिलेगा तो इन्होंने दिखाया था कि डेटर कितने का है, 18,000 का, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ, 18,500 मिल गया। ठीक है, अच्छा तो देखो ये बिक सकता था, बिक गया, ये तो पार्टनर ले गया, मार्केट में नहीं बिका, पार्टनर ले लिया। स्टॉक भी बिक गया, डेटर से भी पैसा मिल गया, कैश तो बेचने वाला आइटम है नहीं। ठीक है, सारे एसेट्स बिक गए, तो ये सब कहाँ दिखाना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। पहले खाली करेंगे, ठीक है, ले जाके बुक वैल्यू में, उसके बाद उसको सेल करेंगे जैसा जैसा दिखाया है। और यहाँ पर बोला है सन्ड्री क्रेडिटर को पे किया गया है 5% डिस्काउंट में। मतलब क्रेडिटर को जितना देना था उससे 5% क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। डिस्काउंट मिला है ना क्रेडिटर से तो कम देना पड़ेगा। और एक्सपेंस बोल रहा है 3,500। ये कौन सा एक्सपेंस है, अभी अभी बताया था, जिस पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं इस काम को करने के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, फीस उसका 3,500। ये पे हुआ है तो बिजनेस से पे हुआ है तो टू बैंक वाला एंट्री होगा। ठीक है, अब कैसे करके हम लोग अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, तो नॉर्मली हमें क्योंकि लेजर देगा ये मान के चलते हैं तो हम लेजर ही करवा देते हैं, और अगर जर्नल किसी क्वेश्चन में रहा तो वो भी कर लेंगे। इसको हम फिलहाल जो है लेजर की तरह ही दिखा देते हैं, इसका तुम लोग जर्नल खुद भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बोला नहीं है कुछ भी, लेकिन हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा बोलो,
रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ, कैश एंड बैंक। तो सबसे पहले लिखो रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है? जितने भी एसेट और लाइबिलिटी रियलाइज्ड हो सकते हैं वो सबको बुक वैल्यू में लिखो, ठीक है। तो एसेट तो चला जाएगा तो एसेट क्रेडिट होगा, इधर क्या लिखोगे? टू, क्या लिखोगे? टू सन्ड्री एसेट, और उसके नीचे नीचे नाम लिख दोगे। अभी हम लोग जैसे डेट का कॉलम लेजर में नहीं बना रहे हैं, हाँ। तो एग्जाम में जो डेट दिया होता है तो हमें बनाना होगा, लिखना भी होगा। हाँ, लिखना भी होगा। डेट अगर पर्टिकुलर सारा डेट रहेगा तो लिखना पड़ेगा। फिलहाल इसमें अगर डेट लिखना चाहते हैं तो कौन सा डेट लिखेंगे? 1 जन, जिस दिन इन्होंने डिसाइड किया, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/1/20, ठीक है। और डेट बिक का लेजर भी यहाँ पर जो है कॉलम बना लोगे तो ठीक रहेगा। अच्छा, अब सबसे पहले सारे एसेट्स को खाली करो। तो क्या क्या लिखोगे? प्लांट मशीनरी 40,000 में लिखोगे, पेटेंट 6,000 में लिखोगे, स्टॉक 25,000 में लिखोगे, डेटर कितने में लिखोगे? कितने में लिखोगे? 19 या 18? कितने में लिखना चाहिए? बुक वैल्यू बोलो डेटर का, डेटर का बुक 90। ये तो इधर भी आ सकता था ना, वो तो लिखने का पैटर्न है। तो 90। कैश लिखेंगे? नहीं, बाकी सब लिखेंगे। बुक वैल्यू में लिखो। इधर सारे एसेट्स को हमें खाली करना है जो बिक सकता है। तो प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक और एक था सन्ड्री डेटर्स, सबका बुक वैल्यू लिखो पहले। बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट का वैल्यू 4625, 46,000, 25,000 और सन्ड्री डेटर 90, ठीक है। अच्छा, क्या एसेट साइड में और कुछ हमें बैलेंस शीट से खाली करना है? नहीं, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड लिखो, इस तरीके से लिखना चाहिए। अब यहाँ पर वही 1 Jan 22 दे दो, बाई सन्ड्री लाइबिलिटी। जितने भी लाइबिलिटी रियलाइज्ड होंगे सिर्फ उसी को लिखना है, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर लिखेंगे 20,000 लिखो, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये अमाउंट पे करना पड़ेगा हमें। अब पे कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो तो देखते हैं क्या बोला है यहाँ पर। सन्ड्री क्रेडिटर 20,000। अच्छा, बुक वैल्यू में सारी चीजों को लिख रहे हैं। और क्या लिखेंगे? क्या फास्ट का लोन लिखेंगे? नहीं, क्योंकि पार्ट ये कहाँ पर जाएगा? कैपिटल। अच्छा, जनरल रिजर्व लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे? नहीं, और तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट से देखो, ये गायब कर दिया हम लोगों ने, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी चला गया और ये चला गया, बाकी इतना दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। अब क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ये सब तो लिख लिया, अब देखते हैं कि कैसे रियलाइज्ड हुआ, ठीक है। ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लिया, अब देखते हैं बेच के पैसा मिला क्या। देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं। हाँ, मिला है, बोल रहे हैं प्लांट मशीनरी बिक गया, स्टॉक बिक गया, डेटर से पैसा मिल गया। तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक, बाई बैंक लिखेंगे। तो बाई बैंक लिखेंगे, बोलो क्या क्या अमाउंट लिखे? हाँ, प्रोविजन भी लिखना पड़ेगा, तो इधर लिखते हैं प्रोविजन। एक सेकेंड, इसको ना कैश लिख देते हैं बैंक की जगह, क्योंकि कैश का लेजर है। हाँ, कैश का लेजर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्रोविजंस जो है रियलाइजेशन में जाएगा ना हम लोग का। मैंने क्या लिखा है? जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो लिख दो। लाइबिलिटी में आना चाहिए प्रोविजन। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट कितना है? 1000। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट ये इसीलिए आएगा क्योंकि इसके अगेंस्ट में हमारा डेटर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, कैश सबसे पहले क्या बिका हम लोग का? प्लांट एंड मशीनरी बिक गया था, कितने में? 45,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, टोटल करके भी लिख सकते हो। हाँ, लिख दो। हाँ, तो ये नहीं तो काफी ज्यादा हो जाएगा, तो देखो नाम लिख के भी कर सकते हो, या फिर बाई कैश बोल के एसेट रियलाइज, हाँ, एसेट रियलाइज्ड बोल के लिख दो। एसेट रियलाइज टोटल देख लो कितना है, 85,500, ये भी लिख सकते हो। और अगर तुम लोग चाहो तो अलग अलग नाम के साथ भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये अलग ही लिखना पड़ेगा, ठीक है।
ये अलग ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर पेमेंट भी करना पड़ेगा लाइबिलिटी का, तो टू कैश लिखेंगे, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो। अच्छा, टू कैश बोल के देखो क्या लाइबिलिटी था, एक तो हम लोगों ने 5,000 जो है एक्सपेंस पे किया है, नहीं कितने का एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ बोला था, 3,500, तो लिखो 3,500 टू कैश हो जाएगा। 3,500 ये क्या है, एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्रेडिटर को पे करेंगे, बोला नहीं है तो क्या हुआ, देखो यहाँ कहीं नहीं बोला है कि क्रेडिटर को पेमेंट किया, लेकिन अभी अभी मैंने नोट्स में क्या लिखवाया, बोले या ना बोले वो अमाउंट क्या हो गया है, पे हो गया। क्रेडिटर कितने का था, 20,000, लेकिन हाँ यहाँ तो बोला था, सॉरी हम भूल गए, यहाँ बोला था कितने परसेंट डिस्काउंट में, 5%, तो बोलो कितना पे करना पड़ा होगा, 19,000। ये देखो 20,000 क्रेडिटर था, 5% डिस्काउंट में हम लोगों ने पे किया, तो 20,000 माइनस 20,000 इंटू 5% करने से ही तो पता चलेगा कितना पे करना पड़ा, तो कितना हो जाएगा 19,000, ठीक है। देखो ये प्लांट एंड मशीनरी भी बिक गया, पेटेंट भी, पेटेंट तो लेके गया है पार्टनर, उसका एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉक बिक गया है, डेटर बिक गया है, सन्ट्री क्रेडिटर को हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, ठीक है, और डेटर से पैसा मिल गया तो वो प्रोविजंस ऑटोमेटिकली वहां बन जाता है, मतलब सेटअप हो जाता है। अब ये मुझे बताओ कि पेटेंट जो पार्टनर लेके गया है उसका एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे कि डेबिट, हाँ इधर लिखेंगे ना, हाँ यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि उसको कम पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कौन लेके गया है उसका नाम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नाम पता होगा। अच्छा, तो बाय फास्ट कैपिटल अकाउंट, और लिखना कितना पड़ेगा, जितने में उसने टेक ओवर किया 5,000, तो लिखो बाय फास्ट कैपिटल अकाउंट, पेटेंट टेकन ओवर 5,000। क्या और कुछ रियलाइजेशन में आएगा, देखो और तो कुछ रियलाइजेशन में नहीं आएगा। अब क्या करना है, क्लोज करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो तुम लोग को फाइंड आउट करना है और दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ देखो 1,000 रुपए का लॉस आ रहा है, मतलब इधर ज्यादा होगा फिर। अच्छा देखते हैं कितना आ रहा है टोटल, 46,000, 46 प्लस 25, 1,12,500। अच्छा, इधर भी आ जाएगा 1,12,500, नॉर्मली लॉस ही होता है। 26 और 85,500, 26,000 और 85,500, ओ 1,000 आ रहा है ना, अच्छा 1,000 रुपीज का यहाँ पर बाई क्या लिखेंगे, बाई लॉस, हाँ बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू फास्ट कैपिटल अकाउंट और क्विक कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अमाउंट कितना होगा वो तो देखना पड़ेगा, अच्छा रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 5 से डिवाइड होने पे ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा हम लोग का 400, तो ऐसा बनेगा, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, इस कैश बनाए या फिर वो कैपिटल कोई भी बनाओ क्लोज, लेकिन पहले कैपिटल ही होगा तभी जाके कैश क्लोज होगा ना। लिखो यहाँ पर कोई भी बना सकते हो, उसमें कोई सीक्वेंस कुछ नहीं बोलेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है, क्विक और पहले फास्ट है ना, एफ और उसके बाद क्यू लिखिए, एक साथ बनाना, एक साथ बना लेते हैं, अलग अलग बनाएंगे तो टाइम लगेगा, जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप में बनाते हैं। अच्छा, पहले क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन कर देते हैं बाई बैलेंस बीडी, तो इनका कैपिटल ब्रॉट डाउन करेंगे। अब देखो बैलेंस शीट से और एक आइटम भी हमारा चला जाएगा, ये आइटम है ना, ये था ना अभी तक, ये चला जाएगा 30 और 25, 30,000 और 25,000,
5000, ठीक है। अच्छा, अब क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अब देखो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। बाय जनरल रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? जैसा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, यानी कि 3:2, 3:2। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना होता है? 5000 डिवाइडेड बाई 10/5, 2, 6000 हो रहा है और 4000, ठीक है। अच्छा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? क्रेडिटर तो गया, जनरल रिजर्व कैपिटल लिख लिया। अच्छा, ये है फास्ट का लोन है, ठीक है। ये हम लोग का कहाँ पर जाएगा? ये तो लोन अगर पे कर पाएंगे तो कैश अकाउंट में जाएगा, मैंने दिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले कैश अकाउंट, ये यहाँ पर नहीं आता है। अच्छा, अब रियलाइजेशन का जो लॉस है वो लिखना पड़ेगा, वो तो इधर आएगा, मतलब इधर और कुछ नहीं आ रहा है, क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा, इधर क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन लॉस, अगर प्रॉफिट होता तो उधर लिख लेते। रियलाइजेशन लॉस कितना कितना आया? 600, 400, ठीक है। अच्छा, और किसी ने पेटेंट लिया था, लिया किसने था? उसका क्रॉस कोस्ट, हाँ फास्ट का, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो लिखो टू रियलाइजेशन क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है। वो हमेशा देख लेना है कि कोई पार्टनर ने कुछ एक्सपेंस पे किया है या फिर उसने कुछ मतलब टेक ओवर किया है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे पेटेंट टेकन ओवर, और जिसने किया है उसके अकाउंट में लिख देंगे। कितने में लिया था? 5000 में, ठीक है, 5000 में लिया। अच्छा, और कुछ होगा? और तो नहीं होगा। अब इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हाँ हाँ बैलेंस कर देंगे। बैलेंस हो मतलब बैलेंस करने से टू बैंक या बाई बैंक आएगा? बाई कैश जैसा आएगा, ठीक है। तो देखो एफ को कितना मिलना चाहिए? हाँ, ये इधर आएगा। तो इसका लॉजिक क्या हो रहा है? देखो एफ को उसका कैपिटल मिलेगा 30,000 और 6,000 का जनरल रिजर्व मिलेगा, टोटल 36,000 मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसमें देखो क्या हुआ, इसमें 6,000 तो उसका लेस हो जाएगा, सॉरी 600 तो उसका लेस हो जाएगा क्योंकि रियलाइजेशन में लॉस है, और उसने 5,000 का क्योंकि पेटेंट ले लिया था तो उसको कितना और मिलना चाहिए? 36, हाँ, तो 30,400 आ रहा है ना, 30,400। तो एक्चुअली वो 30,400 लेके जाएगा, है ना। उसको मिलना कितना चाहिए था? 36,000। 5,000 का अगर वो पेटेंट ले लिया है तो उसे वैसे ही तो 31,000 मिलने वाला था, लेकिन 600 का रियलाइजेशन लॉस हो गया तो वैल्यू जो है मिलने वाला है वो और भी कम हो जाएगा। तो 30,400 आ रहा है अगर बैलेंस करके, तो वही लिखेंगे, ठीक है। पेटेंट टेकन लिख दिया मैंने। यहाँ पर टू क्या लिखेंगे? बैलेंस बैलेंस नहीं लिखना है, टू कैश, ठीक है, क्योंकि मैंने कैश लेजर यूज किया है ना, तो टू कैश लिख देते हैं। तो 36,000। अब ये जो है क्यों, इसका भी बताओ। इसको मिलना चाहिए हाँ 29,000, लेकिन उसका 400 हम लोग कम कर देंगे क्योंकि लॉस है। 28,600, तो 29,000। तो पहले यही वाला अकाउंट हम लोग का बनेगा, तो फिर हमें करने में आसानी होगा, क्योंकि कैश बैंक वैसे भी क्लोज नहीं होगा जब तक ये नहीं बन जाता है, ठीक है। बाकी तुम लोग कोई भी अकाउंट बना सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे कैश अकाउंट। अच्छा, कैश में हम लोग का क्या बैलेंस था? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट मतलब पॉजिटिव, यानी यहाँ पर आएगा टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अच्छा, कैश हम लोग का इतना था। अच्छा, अब कैश में क्या क्या हुआ देखो, हम लोगों ने पहले एसेट बेचा होगा तो उसका पैसा मिला होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाओ, जरूर कैश का हमें कुछ ना कुछ एंट्री मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बाई कैश है, तो टू रियलाइजेशन 85,500, ठीक है। टू रियलाइजेशन एसेट सोल्ड 85,500, मतलब बिजनेस में पहले से इनके पास 6,000 था, बेच बाच के 85,500 मिल गया। अब ये लोग पे उसके बाद पे करना स्टार्ट किए होंगे, तो इधर क्या आ जाएगा? बाई रियलाइजेशन में ही मिलेगा पेमेंट का वैल्यू ना, तो क्या लिखेंगे? बाई रियलाइजेशन कितना होगा? 19,000, और एक पेमेंट भी होगा, ये 3,500 भी आएगा जो एक्सपेंस था, तो दोनों ही लिखना पड़ेगा। एक तो ऐसे लिखो बाई रियलाइजेशन, और हाइफन दे के लिखो क्रेडिटर, ये क्रेडिटर का पेमेंट है 19,000, ठीक है।
और दूसरा लिखो फिर से बाय रियलाइजेशन, अलग लिखेंगे, ठीक है, वो क्रेडिटर का पेमेंट है और ये हम लोग का एक्सपेंस है। वो कितना था 3500, ठीक है। अच्छा, और क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक अभी भी लेजर हम लोग का खुला हुआ है बैलेंस शीट में, बोल सकते हो कौन सा वाला लेजर? हाँ, लोन। कैश तो क्लोज कर ही रहे हैं, देखो ये क्लोज हो गया, ये 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 भी हो गया, ये सब क्लोज हो गया, ये भी हो गया, ये बचा हुआ है। तो इसका लोन का अमाउंट क्या करेंगे, पे करेंगे। तो लोन का अमाउंट पे करने से क्या एंट्री होगा, पैसा चला जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, तो बाई क्या लिखेंगे, हाँ फास्ट लोन 10,000 अमाउंट है तो ही पे कर पा रहे, लिख के देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो रहा है। अच्छा, उसके बाद इनका जो कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आया टू कैश बोल के, उसका लिखो बाई फास्ट कैपिटल और बाई क्विक्स कैपिटल। इसमें हम लोग का कितना आया, एक आया 30,400 और एक आया हम लोग का 28,600। अब ये क्या हो जाना चाहिए, टैली, ठीक है। क्यों, नॉर्मल सा बात है, बिजनेस में इतना पैसा आया, लॉजिक देखो, टोटल करोगे टैली तो हो जाएगा। लॉजिक देखो 6,000 था, 85,500 इन्होंने इकट्ठा किया, तो इनके पास टोटल कितना पैसा आया, अब ऐड करके मुझे बोलो 91,500। अब इस पैसे को इन्होंने कैसे यूज किया, क्रेडिटर को उसमें से कितना दिया 19,000, रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना पे किया 3,500, फास्ट का लोन दे दिया कितना 10,000। देखो पहले आउटसाइडर को पेमेंट किया, मैंने जो सीक्वेंस लिखवाया था, सेकंड आज जो नोट लिखवाया, पहले आउटसाइडर को पेमेंट किया, फिर बचेगा तो पार्टनर का लोन पेमेंट हुआ, और उसके बाद कुछ बचेगा तो पार्टनर लोग घर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो उसके बाद भी बच गया, तो इन्होंने इतना इतना अपना हिस्सा ले लिया, ठीक है, इतना इतना कैश पेमेंट एक्सेप्ट। तो हाँ, यहाँ पर 91,500 हमारा मैच हो जाना चाहिए। अगर ये अकाउंट मैच नहीं हो रहा है तो जरूर कुछ गलत हो गया होगा कैलकुलेशन में, ये हमेशा मैच होना चाहिए। तो क्या समझ में आया कैसे करके क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, ये इलास्ट्रेशन 1 है यहाँ पर, ये तुम लोग करके देख सकते हो। यहाँ पर भी सेम वही रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट हमें ओपन करने के लिए बोला है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो ये तुम लोग होमवर्क करके देख सकते हो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।